Hello friends, welcome to XIS PT 365 classes for environment. This is going to be our last class, and as we have promised you that this is going to be a speedy revision classes along with the value addition part that is going to be very helpful for your prelims exam. We have already covered major topics like climate, biodiversity, and we have discussed everything in a quite a bit detailed manner, at the same time keeping it concise for you to do it in a quick manner. So with this we are going to start from where we left off. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एक आध टॉपिक्स रह गई थी लास्ट क्लासेस में. लेट मी क्लियर इट फॉर यू फटाफट. पहला तो है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल. तो पहले तो आप ये जान लो कि यूएन की सेक्रेटरी जनरल की जो पैनल है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, जिसमें क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स की बात की गई है. तो फ्रॉम दिस यू हैव टू what you have to take away it is that कि है क्या ये critical energy transition minerals. तो ये ऐसे minerals होते हैं जो necessary होते हैं to construct, produce, distribute and store क्या renewable energy. renewable energy कौन सी energy होती है जिसको हम renew कर सकते हैं. ओके तो इसमें आपको कुछ examples याद रखने हैं कि rare earth elements इसमें आते हैं, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, सिलीनियम. तो ये टर्म्स याद रखने, ये टर्म एज इट इज आ सकता है. जैसे कैसे ये है, तो आप फॉर एग्जांपल मैं लिथियम दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करा सकता है. लिथियम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में दिखता है, मोबाइल डिवाइसेस में दिखता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो वो एनर्जी ट्रांजिशन में मदद कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स है. उसी की तरह दूसरी जो न्यूज है वो है बायोमास ब्रिकेट. तो बायोमास ब्रिकेट को फ्यूल ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया जा रहा है. आपको कॉम्पोजिशन बस याद रखना है कि ये इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का रेसिड्यू हो गया, फॉरेस्ट्री का वेस्ट हो गया या वेस्ट बायोमास. बेसिकली हम लोग वेस्ट टू वेल्थ जैसा कुछ कर रहे हैं. तो ब्रिकेटिंग होता क्या है, तो बायोमास जो भी अवेलेबल होता है ना आपको, उसको डेंसिफाई यानी उसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी हो जाए और अल्टीमेटली किस तरह से काम करे. अल्टीमेटली इट शुड वर्क एज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. और तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स मिलेंगे. वैसे ही आपको परिवेश पोर्टल याद रखना है. परिवेश पोर्टल के बारे में पहले तो फुल फॉर्म याद रखो. आजकल जो है हमारी गवर्नमेंट फुल फॉर्म पे काफी फोकस करती है, एंड सो डज द यूपीएससी. परिवेश इज प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब. ओके इसको डेवलप किसने किया, ऑफ कोर्स एनवायरमेंट रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं किया होगा. बेसिकली एक सिंगल विंडो पोर्टल है जिससे आपको एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी क्लियरेंस है वो अवेलेबल हो जाएगी और मॉनिटरिंग हो जाएगी उस कंप्लायंस की. नेक्स्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं. ओके जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कई बार हमने इसके बारे में बात की है. व्हाट यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस इज दैट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर किधर है, गुड़गांव इंडिया में. गुड़गांव जो आप बोलो. अभी न्यूज आपको ये याद रखनी कि अर्मेनिया बिकेम दी लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन इट. इट इज बिकम 104th कंट्री. जेनेसिस जो है इसका 2015 में हुआ था. इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको अनाउंस किया था. इसके बेसिकली नाम ही इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो क्या करेगा, एफिशिएंट यूज ऑफ सोलर एनर्जी प्रमोशन पे फोकस करेगा. देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज दैट आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस. यू कैन रीड दो स्ट्रैटेजीज लाइक मोबिलाइजिंग $1,000 billion for investment in solar energy by 2030 and so on and so forth. Do read about it. What we need to see and keep the focus on is key initiatives. जैसे कि One Sun, One World, One Grid is related to International Solar Alliance. Similarly, Star C, that is Solar Technology Application Resource Center, is also associated with it, and so is the Mega Solar Facility. Okay? और थोड़ा चाहो तो आप रिपोर्ट और इंडाइसेस देख सकते हो. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको आईईए बोलते हैं. ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. किसके फ्रेमवर्क के अंदर, ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंदर. ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस और फ्रांस में. ये स्टैब्लिश 1974 में हुआ है. एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर बट इट इज नॉट अ फुल टाइम मेंबर. व्हाई इज इंडिया नॉट अ फुल टाइम मेंबर बट एन एसोसिएट मेंबर? बिकॉज टू बी अ मेंबर ऑफ IEA, a country should be OECD member first, along with its capacity to hold a crude reserve for 90 days of the previous year's import. And since India is not a member of OECD, therefore it automatically does not become a member of International Energy
एजेंसी। रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे ना, चाहे आप एनवायरमेंट में पढ़ो, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ो, यू शुड बी एबल टू रिकॉल द रिपोर्ट्स एसोसिएटेड। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, आईईए का काफी फेमस रिपोर्ट है। सिमिलरली यू हैव ट्रैकिंग एसडीजी 7 में आपको एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको आईरीना बोलते हैं। इसकी भी हेडक्वार्टर याद रखनी है आपको, अबू धाबी, यूएई। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है। सिमिलरली जैसे इसके नाम में ही एनर्जी एजेंसी है, तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करता है और इंडिया इसका मेंबर है, यू शुड नो। वैसे ही सिमिलरली इसमें भी हम रिपोर्ट्स और इंडाइसेस देखेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफ ये रिलीज करता है, एक्सक्यूज मी। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर आशियान भी यही रिलीज करता है, और भी बहुत सारी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी होना वो स्पेशली आयरेना का फोकस एरिया होता है। नेक्स्ट इज यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसको यूएन डेसा भी बोलते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर ध्यान रखना है न्यूयॉर्क, यूएसए में। यूएन डेसा जैसे नाम है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, तो ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस एरिया में, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज में। इसीलिए इसको हम एनवायरमेंट में भी पढ़ रहे हैं ठीक है। और इसकी जेनेसिस 1948 में हुई थी, और इसके अलग अलग इनिशिएटिव है, जैसे हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, जहाँ पे ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर करते हैं, और इंडिया इसका मेंबर है। 193 यूएन मेंबर्स भी इसमें है, सारे के सारे। इसके भी रिपोर्ट और इंडाइसेस ध्यान रखनी है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सिमिलरली एसडीएसएन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये एक बॉडी है ना जो यूएन के अंडर है, और ये क्या एम करती है, टू सपोर्ट द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजीज। हमारा क्या गोल है कि हम सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो है वो फुलफिल कर दें। तो उसको कौन बॉडी देखेगी, उसको एसडीएसएन देखेगी। ये 2012 में बनी है, रिलेटिवली बहुत ही यंग बॉडी कह सकते हो आप इसमें, ठीक है। इसमें 2000 से ऊपर मेंबर इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज तक इसकी पार्ट है। और ये बेसिकली करता क्या है, तो पॉलिसी एडवाइस करता है, रिसर्च प्रमोट करता है, और इसके कुछ की इनिशिएटिव्स है, जैसे कि यूथ सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। एसडीएसएन नेटवर्क काफी इजी है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थेमेटिक नेटवर्क। वैसे यहाँ पे भी रिपोर्ट और इंडाइसेस देख लेने हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसका काम ही यही है, और एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप्स। और एक और एनर्जी एजेंसी हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। ये एक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, साइनिंग ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट इनेबलिंग इंडिया, कि इंडिया भी ज्वाइन कर ले आईईएच को। तो ये 2020 में एस्टैब्लिश होती है। ये एक सक्सेसर है किसकी, तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी की, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ये करता क्या है, तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। व्हाट इट इज डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड प्रमोटिंग एनर्जी एंड एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, कोलैबोरेट कराने के लिए है। और हमारे पास जो इंडिया में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, इट हैज बीन डिजाइन्ड एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट आप एक देख लो, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, और ये 1923 में बनी थी। वेरी वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ये एक यूएन की एक्रेडिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल एजेंसी है, बेसिकली एनजीओ टाइप है। देन वील सी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, IRRI बोलते हैं इसको, साउथ एशिया रीजनल सेंटर, वाराणसी यूपी में है। ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, और ये एक्सपेंशन है IRRI का बियॉन्ड इट्स हेडक्वार्टर। मेनली हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो फिलीपींस में है। उसी का एक्सपेंशन आपको इंडिया में वाराणसी में दिखता है। बाकी आप चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो, नाम से काफी, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ दैट इट इज डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथनिंग व्हाट, ऑफ कोर्स राइस बेस्ड एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। द टॉपिक्स हियर आर more or less on the easier side, and the questions which will come from this topic would be a low hanging fruit for you all. So let's just complete it in a fast forward manner and in an efficient manner. For example, पहला न्यूज है इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिजिलियंट आइलैंड स्टेट, जिसको आयरिस बोलते हैं। तो CDRI ने अनाउंस किया
$8 million funding for through its what? Through its IRIS development program. ठीक है, IRIS तो आप समझ ही गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स. देखो ये जो आइलैंड स्टेट्स है ना, वो डिजास्टर को लेकर ज्यादा प्रोन होते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि वाटर लेवल्स बढ़ेंगे तो सबसे पहले डूब जाएंगे. और इसी तरह से एक टर्म आपने उसमें सुनते होंगे, दैट इज सिट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. ये छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं जो स्मॉल आइलैंड्स होते हैं और इनको बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रोन होते हैं. तो CDRI जो है ये फंड कर रहा है. CDRI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो डिजास्टर तो होएगा ही होएगा, ठीक है, लेकिन हमें इस डिजास्टर से बचने के लिए रिजिलियंट होना पड़ेगा और इसीलिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिजिलियंट होना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जापान में बहुत अर्थक्वेक आता है, बिकॉज रिंग ऑफ फायर वाले जोन में है ये हमारा जापान. तो अब इतने सारे अर्थक्वेक्स आए जापान में, सुनामीज आई कि जापान सीख गया. जापान हैज स्टार्टेड बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज वेरी मच एक्यूरेट इन प्रिवेंटिंग द devastating effects from the tsunami and earthquakes. तो what Japan has done should be replicated in other countries as well. इसीलिए इस तरह के फंडिंग की जरूरत है. ओके, तो हम आइरिस प्रोग्राम को थोड़ा देख लेते हैं है क्या. तो आइरिस के मेंबर CDRI के मेंबर्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UK वगैरह, और सिड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. और ये लॉन्च कब हुआ था? तो COP26 के टाइम हुआ था, जब वर्ल्ड लीडर समिट हुई थी. आइरिस प्रोग्राम को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे 2024 का UN सिड्स पार्टनरशिप अवार्ड भी मिला है. अब थोड़ा सिड्स को देख लेते हैं. सिड्स इज इंपॉर्टेंट. आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो कि फंड जो है, फंडिंग कौन कर रहा है इसको, तो UNDP और UNDRR के भी सपोर्ट मिला हुआ है इसको. सिड्स जो है बेसिकली नाम से तो आपको पता ही चल चुका है, दीज आर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज और टेरिटरीज दैट शेयर सिमिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस. और ये चैलेंजेस सिर्फ क्लाइमेट इन्वायरमेंटल नहीं होते, सोशल और इकोनॉमिक वाल्नरेबिलिटीज भी होती हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉट ऑल सिट्स आर आइलैंड. यू माइट थिंक दैट ऑल द सिट्स आर आइलैंड, बट नो, there are also Belize, Guyana, Suriname included because of their common characteristic. एग्जाम्पल क्या है सिट्स के? तो मालदीव, सेशल्स, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, सूरीनाम वगैरह वगैरह. 3 जोग्राफिकल रीजन्स में हमारे सिट्स पाए जाते हैं. एक तो कैरेबियन, देन पैसिफिक एंड द अटलांटिक, इंडियन एंड साउथ चाइना सी. सिट्स जो है ना, दीज आर स्पेशल केस फॉर बोथ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. ग्लोबली भी सिट्स को लेकर के बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं. वन यू कैन सी दैट अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, AOSIS बनाया गया है. UNDP ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं सिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. देन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन. देखो UNDRR बोलते हैं. UNDRR ने इंडिया का जो रोल है इन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम, उसकी तारीफ की है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन वसुदेव कुटुंबकम. ठीक है, and what does it mean? It means the world is one family. The world is one family. So India believes in this kind of ethos, and that's why India helps all the countries who are prone to disaster or who are suffering from disaster. इसका कुछ examples आपके लिए बहुत important है. I'm marking it as star. For example, जब टर्की में earthquake आता है, India launches Operation Dost. Similarly, Operation Karuna was launched by India for this whenever the cyclone Mocha hit in Myanmar, and vaccine Maitri was also conducted by India when COVID-19 pandemic hit throughout the world. UNDRR का हेडक्वार्टर देख लेना है. हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1999 में बनती है. किस चीज के लिए बनती है? To implement the international strategy for disaster reduction. We need to reduce disaster. The most important thing is that it provides leadership and also supports the accelerated global efforts in disaster reduction goals. And the most important, it helps in implementing the Sendai framework. और यहाँ से Sendai framework becomes important. Sometimes they will directly ask you, Sendai framework is related to what? So Sendai framework is a 15-year non-binding agreement जिसमें कुछ targets हैं, so that we can mitigate the disaster. तो disaster mitigation का framework Sendai framework है. If you know this much, it's more than enough. अगर आपको ज़्यादा भी पढ़ना है तो you can read that what are the priorities under this framework, understanding the disaster, strengthening risk governance, investing in disaster reduction, basically everything that boils down to in reducing the disaster. So build back better is also something related to recovery and reconstruction whenever disaster hits. उसके बाद मरीन हीट वेव्स. मरीन हीट वेव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी ICAR का जो सेंटर मरीन
फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसने क्या फाइंड किया है कि लक्षद्वीप हैज बीन अफेक्टेड बाय मरीन हीट वेव सिंस अक्टूबर 2023 ड्यू टू चेंजेस इन ओशन करंट एंड एक्सेसिव हीट ट्रांसफर इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच इवेंचुअली कॉजेस कोरल ब्लीचिंग. सो सी, कोरल रीफ्स जो होते हैं ना, coral reefs, I think I've already discussed it, but I'll discuss it again. Coral reef is an ecosystem in itself. Ecosystem is made up of two parts. It has both living and non-living component. Living together, sorry, existing together and helping each other. तो ecosystem बनता है. Coral reef itself is an ecosystem and it has multitudes of species in it. Species in it, and it is a very important habitat in itself. तो coral reefs जो होते हैं ना, they are made up of two organisms. One is the corals that are basically polyps, algae, mainly zooxanthellae. Wait a minute, zooxanthellae. ठीक है, ये जो पॉलिप्स होते हैं, these are animals and they secrete calcium carbonate. And algae, as you know, algae is capable of producing its own food and gives the color to the beautiful color to these coral reefs. तो जो coral reefs में कभी कभी क्या होता है ना, due to these marine heat waves MHW, these algae die. Okay, after they're dying, the entire coral system, coral ecosystem becomes white or colorless, and this effect, this kind of effect that happens is known as coral bleaching. So marine heat wave is a very, what you can say, it's a very serious and at the same time something that we need to look upon. Marine heat waves occur when the sea water temperature exceeds a certain threshold. Usually क्या threshold है, तो 90th percentile for at least 5 consecutive days तक अगर आपकी heat wave बनी रहे. Marine heat wave can last for week, month or even year. Recent trends क्या देखी गई है, 4 times आप 4-fold increase देख रहे हो tropical Indian Ocean में marine heat wave की वजह से. See, here is the normal condition. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग हो रही है, सोलर हीट आ रहा है, हीट से इवेपोरेशन हो रही है एंड फिर क्लाउड का कवर आ रहा है. पर मरीन हीट वेव में क्या हो रही है कि इतनी ज्यादा हीटिंग हो जा रही है कि मिक्सिंग नहीं हो पा रही है कोल्ड और हॉट वाटर की, और एडवेक्शन की वजह से, जो एडवेक्शन एक टर्म होता है, उससे क्या होती है कि ये जो हीट है वो डिसिपेट होती है, इवेपोरेशन कम हो जाता है, और इवेपोरेशन कम होने की वजह से जो आउटगोइंग वेव्स होती है ना और ज्यादा बढ़ जाती है और विंड्स वीक होती है, क्लाउड जो है उसका भी कवर कम होता है. तो ओवरऑल जो हमारी क्लाइमेटिक प्रोसेस है उस पर इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज एडवेक्शन, तो लेट मी टेल यू. एडवेक्शन ना हम पढ़ते ज्योग्राफी में ट्रांसफर ऑफ हीट में. 3 तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन. दीज आर ऑल रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, 3 टर्म्स आप पढ़ते होंगे. उसी में हम यहाँ पे एडवेक्शन देख रहे हैं. एडवेक्शन इंक्रीजेस व्हेन मरीन हीट वेव्स हैपन. एडवेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट. ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ हीट ही होगा. थ्रू व्हाट? थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, इसको एडवेक्शन बोलते हैं. अब ये ICAR CMFRI के बारे में कहा जाए तो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन 1947. 1947 में ये एस्टैब्लिश होता है एंड लेटर इट जॉइंड ICAR इन 1967. हेडक्वार्टर इसकी कोच्चि केरला में है. इट इज अ लीडिंग ट्रॉपिकल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, in the world. It acts as a repository for geospatial information related to fisheries. वैसे ही साइक्लोन, तो अभी आपको बता दें, एक लैंड ओरिजिनेटिंग साइक्लोन आई इंडिया में जिसका नाम था आसना. ये कहाँ पे बनती है? तो कच्छ कोस्ट इन गुजरात इन अरेबियन सी. देखो, साइक्लोन की जो नेमिंग होती है ना, आसना या फिर रीमल, ये सारे आपने नाम सुनेंगे, यागू, यागी, ये सब कौन करता है? तो इट इज नेम्ड बाय अ प्रोसेस विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. और लिस्ट होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेम की, जो प्रिपेयर करता है ट्रॉपिकल
साइक्लोन रीजनल बॉडी, जिसके ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी है ये अलग अलग कंट्री से मिलकर बनती है और एक पैनल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का और वहाँ पे नेमिंग असाइन होती है नॉर्थ इंडियन ओशन में, या जो मेंबर्स है ना इसके, इस ग्रुप के जो नेमिंग करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, उसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ओमान है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन है। क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपको इसी रीजन में दिखते हैं। ये जितने भी कंट्रीज है ना ये लिस्ट ऑफ नेम प्रोवाइड करती हैं साइक्लोन्स को। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन रोटेटिंग स्टॉर्म होते हैं जो लो प्रेशर एरिया में बनते हैं। इनके अलग अलग नाम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट अलग अलग नाम कौन से। इन इंडियन ओशन दे आर नोन एज साइक्लोन, इन अटलांटिक ओशन दे आर नोन एज हरिकेन, इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी दे आर नोन एज टाइफून्स, एंड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन एज विली विली। सो दे आर द सेम थिंग बट जस्ट दे आर नेम्ड डिफरेंटली इन अनदर लोकेशन। और इसके अलावा कुछ साइक्लोन्स न्यूज में थे। Go through these names once. I'll read it for you all. For example, Remal was in West Bengal. Typhoon Yagi was in Vietnam. Helena and Milton were in USA. Typhoon Zinsing were in Philippines. And Hurricane Beryl was in Caribbean. एक भी मिलाने को आ सकता है। मैच दी फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइक्लोन्स और टॉर्नेडो में डिफरेंस होता है। ओके, टॉर्नेडो वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जिसकी वजह से, जो एक थंडर स्टॉर्म की वजह से ग्राउंड से स्टार्ट होता है। देखो टॉर्नेडो ऐसा होता है, ये ग्राउंड है, यहाँ से टॉर्नेडो ऐसे 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 करके स्टार्ट होगी, तो वो टॉर्नेडो है। बट साइक्लोन इज अनदर थिंग। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन टॉर्नेडो। साइक्लोन के बारे में क्या है, इट कैन स्पैन 100 ऑफ माइल्स, बट टॉर्नेडो बहुत छोटे यार्ड्स में होता है। आप यूएस की अगर आप लोग सीरीज देखते हो, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग यूएस सीरीज, तो आप लोग देखते होगे कि वहां पे टॉर्नेडोज आते हैं एंड पीपल हैव basements and underground places in their home, and they kind of hide there whenever the tornado hits their places. तो यूएस में ऐसा होता है। So to stay safe, they build such kind of domes, या फिर dom नहीं, dom is not the right word. They build this kind of safe place in underground areas. तो आप इंडिया में नहीं देखोगे ये। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या चीज है, तो इट इज एन ओशनिक फेनोमेना, वेयरएज टॉर्नेडो इज डेवलप्स ओवर द लैंड। और टॉर्नेडो जो साइक्लोन जो होते हैं इनकी लाइफ स्पैन डेज में होती है, बट टॉर्नेडो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होते हैं, मिनट्स में होते हैं। साइक्लोन्स वाइड स्प्रेड होते हैं, फ्लडिंग वगैरह लेकर आ जाते हैं, पर टॉर्नेडो से जो डिस्ट्रक्शन है बहुत ही लोकलाइज्ड होगा। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से। उससे पहले आप लोग ये फिगर को देखो ध्यान से। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी मिलती है स्टॉर्म, देखो ये बीच में इसको आई बोलते हैं, ठीक है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है साइक्लोन। आई रीजन ऑफ काम होता है, ठीक है, एकदम शांत एरिया होगा। और साइक्लोन बनने के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे बनता तो ओशन में है, प्योर ओशनिक फेनोमेना है, तो 27 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है ओशन में, तो क्या होती है, जो ये गर्म हवा है, ओशन गर्म हो गया, ये हॉट एयर ऊपर राइज करेगी। ओके, हॉट एयर ऊपर राइज करती है, ये देखो इस तरह से ऊपर जाती है। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये हॉट एयर ऊपर जाने के बाद ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे ये रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और रोटेशन होने के साथ क्या होता है, वार्म एयर बाद में नीचे सबसाइड करने लगती है, और ये जो है धीरे 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 इसको, जितना इसको वाटर मिलेगा ना, उतनी ज्यादा ये एनर्जी, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो बेसिकली जो ये गर्म पानी होती है ना, जो हीट होता है, वहीं से एनर्जी जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। हीट आई, जो आपका हीट है वो राइज किया, मॉइस्चर की वजह से ऊपर मॉइस्चर गया, लो प्रेशर एरिया बनता है। यहाँ पे कौन सा एरिया बनता है, लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर जैसे वार्म एरिया, जो वार्म वाटर है, मतलब ये वार्म एयर, सॉरी ये वार्म हुआ, एयर ऊपर राइज करेगी तो यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और इससे क्या होगा ना, जो मॉइस्ट एयर है सराउंडिंग एरिया से, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और इससे क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स इसको गोल गोल घुमाएगी। कोरियोलिस फोर्स का यही वर्क होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। दिस इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन, हमारा अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है। और इससे क्या होता है, जो राइजिंग एयर होता है, जो ऊपर जा रही होती है हवा, ये स्पिन करना शुरू कर देता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लोन की। और एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी हो गई, विंड शेयर हो गया, इस वजह से क्या होता है, ऊपर क्लाउड्स बनने स्टार्ट होते हैं और थंडरस्टॉर्म भी आ जाता है। दिस इज हाउ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फॉर्म। तो स्टेजेस होती है, पहले डिस्टर्बेंस होगा, फिर डिप्रेशन होगा, तब स्टॉर्म आ जाएगी। और दीज आर द कंडीशन दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। जैसे कि लो प्रेशर एरिया बनना, विंड की स्पीड में थोड़ा वेरिएशन आना। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का इन साइक्लोन्स पे, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। द स्ट्रॉन्गर दे गेट, द बिगर द डिस्ट्रक्शन दे आर गोइंग टू
डू इन द रीजन। फिर साइक्लोन्स इन इंडिया, तो ज्यादातर साइक्लोन्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं रादर देन अरेबियन ओशन में, और अगर आप इसके रेशो को देखो तो 4:1 रेशो होता है। अब आईएमडी ने ना कलर कोडिंग वार्निंग्स भी जारी की हैं फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज, जैसे ग्रीन होगा तो क्या होगा, येलो होगा तो क्या होगा, ऑरेंज होगा तो क्या होगा, रेड होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो एक प्री साइक्लोन, एक साइक्लोनिक अलर्ट है, एक साइक्लोन की वार्निंग है और एक पोस्ट लैंडफॉर्म आउटलुक है। वैसे एक स्केल है होती है जिसको साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल बोलते हैं। ये एक विंड स्केल है जो डिवाइड करती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को 5 तरह की कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 जो है उसमें विंड स्पीड कितनी है, और कैटेगरी 5 जो है उसमें विंड स्पीड सबसे ज्यादा होती है। फिर एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। बेसिकली हमारा जो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, इसकी इंक्रीमेंट देखी गई इंडिया में 33.7% से। और ये कौन से रीजन में देखा जाता है, तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम जैसे रीजन में, क्योंकि नाम में ये ग्लेशियर लेक्स यानी कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे ग्लेशियर्स बनते होंगे, और यही एरियाज है इंडिया के जहाँ पे आपको ग्लेशियर्स दिखते हैं। जो ये सेंट्रल वाटर कमीशन है, इनकी रिपोर्ट के अंदर ये डेटा निकल के आई है, तो थोड़ा सेंट्रल वाटर कमीशन को भी देख लेते हैं। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली इंडिया में है, और ये डील करता है ओनली विद सरफेस वाटर, जबकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो डील करता है ग्राउंड वाटर के साथ। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। टू कंफ्यूज यू, दे माइट गिव यू अ स्टेटमेंट लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन डील्स विद सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर, तो यू शुड बी अलर्ट कि नो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राउंड वाटर से डील करती है। लेट्स टॉक अबाउट ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक होता क्या है ना, कि एक बॉडी ऑफ वाटर होती है, वो ग्लेशियर के अंदर, ग्लेशियर तो वाटर से ही बना है, जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होता है ना, तो ये लेक्स भी अंदर से बाहर आ जाती है, फ्रेश वाटर सोर्सेज होती हैं। और ये क्या करती है ना, अचानक से बहुत मैसिव अमाउंट में वाटर आ जाता है और फ्लडिंग कर देता है, और इतनी ज्यादा सडन रिलीज जो होती है ना वाटर की ग्लेशियर लेक में, ये फ्रंट साइड और अंडरनीथ ग्लेशियर से निकल सकती है, और इसको इसी वजह से डिजास्टर माना जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग बह जाते हैं, राइट। 4 ब्रॉड कैटेगरीज है इसकी, जैसे मोरेन डैम्ड, आइस डैम्ड, इरोजन और अदर ग्लेशियर लेक्स। इस ग्लेशियर लेक्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, मोरेन डैम्ड लेक, आइस डैम्ड लेक, इरोजन लेक एंड अदर ग्लेशियर लेक्स। 3 मेन फीचर्स है इनके कि कैसे आप जानोगे कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है। तो सडन सी रिलीज होगी पानी की, अचानक से आ जाएगा, नोबडी इज एवर प्रिपेयर्ड टू इवैक्यूएट फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशन। या फिर आप देखोगे इट टेंड्स टू बी अ रैपिड इवेंट, आवर्स से डेज तक चला जाएगा। इंडिया में आपको पता ही दिया कौन से रीजन वल्नरेबल है। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो 2023 में जो सिक्किम है वहां पे साउथ लोहास में तीस्ता डैम, जो चंगथंग डैम है ना, वहां पे आया था, और 2013 में ये आपको उत्तराखंड में दिखे थे। रीजंस क्या है इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के, तो कुछ रीजन तो जैसे जियोलॉजिकल है, अर्थक्वेक की वजह से, या मॉर्फोलॉजिकल है, या फिजिकल है, या ग्लेशियल सर्जिंग है, या मोरेन डैम इंस्टेबिलिटी, या आइस डैम फेलियर है। मतलब कुछ एंथ्रोपोजेनिक है और कुछ जो है वो नेचुरल है। जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिया है इसके मैनेजमेंट को लेकर, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस दी है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से बचने के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई है इंडियन हिमालयन रीजन में, सो दैट पीपल हु आर प्रोन टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कैन नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। उसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबली भी, जैसे कि सेंडाई फ्रेमवर्क पे हमने बात की ही थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। यूनेस्को ने भी कुछ इसके लिए प्रोग्राम चलाए, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड माउंटेन इकोसिस्टम प्रोग्राम, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है। फिर अब बारी आती है ऑयल स्पिल की, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इम्पोज किया है नो फॉल्ट लायबिलिटी एंड नॉट बाय एनी नेग्लिजेंस और एरर, 5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे। ऑयल स्पिल होता क्या है ना, ये एक टाइप ऑफ पोल्यूशन है। इसमें क्या होता है ना कि पेट्रोलियम या फिर कोई भी ऑयल जो होता है वो रिलीज कर हो जाता है इन्वायरमेंट में, स्पेशली मरीन एरियाज में, ओशन या सी में। किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से। और इन एक्सीडेंट्स में क्या होता है ना, बड़े बड़े टैंकर्स या तो फट जाते हैं, किसी रीजन से वो सारा स्पिल हो जाता है, नाम ही ऑयल स्पिल। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, फूड चेन में डैमेज हो जाएगी, कोस्टल इरोजन हो जाएगा। तो ऑयल स्पिल को टैकल करना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि हाउ oil spills are tackled. One is bioremediation. Since it has bio in its name, it means that there is use of living organism in removal of such contaminant. दो नाम याद रखने हैं, oil zapper and oleovorus S. Oil zapper क्या है? It contains bacteria that feeds on oil. तो ऑयल रिमूव हो जाएगा। और ओलियोवोरस एस जो है, इट इज सिमिलर टू ऑयल जैपर बट इट इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑयल बिकॉज इट हैज हाई सल्फर कंटेंट।
No, sorry, it is more effective against oil that has high sulfur content. जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज किया जाता है. उसके अलावा फ्लोटिंग बूम्स हैं, सॉर्बेंट यूज किया जाता है जैसे कि स्ट्रॉ, वोल्केनिक ऐश, और बूम्स और स्किमर्स भी यूज किए जाते हैं. कुछ लॉज भी बनाए गए हैं इस ऑयल स्पिल को टैकल करने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनली आप इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रिवेंशन ऑन पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स देखते हो, इसको मार्पोल बोलते हैं. उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी ऑयल पोल्यूशन डैमेज है, ऑयल प्रोडक्शन प्रिपेयर्डनेस है. इंडिया में क्या किया गया है, तो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है, 1996 के हमारे प्लान चल रही है. मर्चेंट शिपिंग एक्ट भी बना रखी है हमने 1958 में, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी डील करता है ऑयल स्पिलिंग से. तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट नेशनल वाली चीज. फिर लैंडस्लाइड की बात की जाए तो सी, लैंडस्लाइड की बात की जाए तो अभी हम ना नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बनाया है, जो कि कहाँ बनाया है, हमने कोलकाता में बनाया है. ये जो नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर है ना, इसका एम क्या होगा, इट्स एम इज एट लैंडस्लाइड हजार्ड मिटिगेशन इन इंडिया, सो दैट देयर इज अर्ली वार्निंग बुलेटिन फॉर ऑल लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स. ओके. और उसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, जैसे भू संकट वेब पोर्टल, भूस्खलन मोबाइल ऐप. ये बस नाम याद रखो, ठीक है. भू संकट और भूस्खलन किससे रिलेटेड है. लैंडस्लाइड के बारे में बताएं तो नाम से काफी एविडेंट है कि इट इज अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग. अचानक से लैंडस्लाइड हो जाता है, खूब सारी रॉक, डेब्री और अर्थ जो है स्लोप के बहाने से ऐसे नीचे आ जाती है अचानक से, ठीक है. लैंडस्लाइड कर जाता है. रिसेंट लैंडस्लाइड जो फेमस हुआ था, फेमस लैंडस्लाइड हुआ था, वो था इन केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में. और केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में अचानक से लैंडस्लाइड हो गया एंड मेनी पीपल डाइड. इंडिया वल्नरेबल है लैंडस्लाइड को लेकर, ठीक है. स्पेशली हिमालयन और वेस्टर्न घाट वाली रीजन बहुत ज्यादा प्रोन है, ससेप्टेबल है टू लैंडस्लाइड. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हिली टोपोग्राफी एंड देयर इज हैवी रेनफॉल इन बोथ द रीजन्स. कॉजेज जो लैंडस्लाइड के, दे आर बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल कैसे, अगर बहुत अचानक से हैवी रेनफॉल हो गया, ओके, या फिर अर्थक्वेक आ गई, या स्नो मेल्ट कर गया. व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक इज व्हेन वी कैटल्स ओवरग्रेज या सॉइल इरोजन हो जाता है. तो क्या होता है ना, सॉइल का काम है बाइंड करके रखना इन पेड़ पौधों को, पर सॉइल इरोड कर जाएगा ना, तो ये पेड़ वगैरह नहीं रह पाएंगे, मिट्टी विट्टी यहाँ नहीं रह पाएगी, और इस वजह से क्या होगा, अचानक से लैंडस्लाइड हो जाएगी. इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लैंडस्लाइड को रिड्यूस करने के लिए, जैसे नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थी 2019 की. लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया भी डेवलप किया था हमारे इसरो ने. नेक्स्ट इज लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ग्राम पंचायत लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जिसको अपना आईएमडी भी सपोर्ट करेगा. बिकॉज वेदर फोरकास्टिंग जब तक लोकलाइज नहीं होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव. तो ग्राम पंचायत के लेवल पर अगर फोरकास्टिंग होगी तो इट इज गोइंग टू बी अ बेटर सिस्टम, ठीक है. उसके अलावा और भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि विंड्स इनिशिएटिव. उसके अलावा हम ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भी लेकर आए हैं. इंडिया की लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग का प्रेजेंट देखें तो अभी हम लोग की इंडिया आईएमडी के पास एबिलिटी है वेदर फोरकास्ट करने के लिए 12 इंटू 12 किलोमीटर एरिया में, जो कि 40% इम्प्रूव भी हुआ है. टारगेट क्या है, तो आईएमडी इज ट्राइंग एक्सपेरिमेंटल फोरकास्ट फॉर 3 इंटू 3 ग्रिड. उसके अलावा एक न्यूज है, दैट इज कॉज इट फ्लोज. पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो किससे रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो अगर आपको ये फुल फॉर्म पता है तो यू विल बी वेरी एबल टू मेक आउट कि क्या इसका काम होगा. ओके, तो इसका काम होगा टू कलेक्ट हाइपर लोकल डेटा फॉर फ्लड फोरकास्ट, क्योंकि नाम से आपको पता चल गया फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो कॉस इट फ्लोज याद रखना आपको, ये प्रोजेक्ट है रन बाय इक्विनॉक्स. ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसको ड्यूस बोलते हैं. तो 30% लैंड एरिया जो इंडिया का है ना, इट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रॉट अकॉर्डिंग टू ड्यूस डेटा. इसके अलग अलग फाइंडिंग्स है. उस फाइंडिंग में आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्डाइज सॉइल मिक्सचर इंडेक्स के हिसाब से जितने भी न्यूमरस स्टेट्स हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट जैसे छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह में बहुत एक्सट्रीम वाटर स्कैरसिटी आ गई है. ये जो ड्यूज है, ड्यूज इंडिया का पहला रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको आईआईटी गांधीनगर ने डेवलप किया है. और इसकी मेथडोलॉजी ये लोग क्या यूज करते हैं, ये लोग ड्रॉट को आइडेंटिफाई करते हैं किस बेसिस पे, तो स्टैंडर्डाइज सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स पे और स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स पे. तो ये थोड़ा इंडेक्स दोनों ध्यान में रखने हैं. जो ये दोनों इंडेक्स किसको आइडेंटिफाई करेंगे, ड्रॉट को आइडेंटिफाई करेंगे. Then there is Polar Coupled Analysis and Prediction for Service (PCAPS). वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. नाम में ही जैसे बहुत ज्यादा क्लियर है, ये वेदर फोरकास्टिंग आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाले रीजन में देखता है, क्योंकि पोलर रीजन तो यही है, पोलर एरियाज.
इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज और इम्प्रूव करना वेदर, वाटर, आइस और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ये हेल्प करेगा इन डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम, अर्थ सिस्टम मॉडल। और पीसीएपीएस किसका पार्ट है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम का। उसके अलावा कुछ और डिजास्टर रिलेटेड न्यूज में हम लोग पैरामेट्रिक इंश्योरेंस देखेंगे। तो नागालैंड इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है ना जिसने अडॉप्ट कर लिया है क्या? डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन। किससे? एमओयू साइन करके, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। या अब इससे आपसे ये सवाल बनता है कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस होता क्या है? सो इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कॉजिंग इवेंट हैपनिंग। एग्जांपल अर्थक्वेक, इंस्टेड ऑफ कॉम्पेंसेटिंग फॉर एक्चुअल लॉस। अभी एक्चुअल लॉस के बाद कॉम्पेंसेट करना इज अनदर थिंग, लेकिन अगर आप पहले से इंश्योर कर लो फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस तो दैट वुड बी बेटर। तो इसमें एक अग्रीमेंट होता है प्री स्पेसिफाइड पेमेंट का, और फिर ये मेजर किया जाता है उस पैरामीटर पे कि कितना पैरामीटर होगा इसका, इसीलिए इसका नाम है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। और ये किस चीज को कवर करता है? अर्थक्वेक को, ट्रॉपिकल साइक्लोन को, फ्लड्स को। उसके साथ आपको याद रखना आरएनआर विंडो। आरएनआर फंडिंग विंडो का मतलब है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, उन्होंने गाइडलाइंस लेकर आए हैं वो लोग रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो के लिए विद एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। ओरिजिनली जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और ये दोनों जो है वो इशू करते थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2022। उसके अलावा अगर आप चाहो तो नोडल एजेंसी देख सकते हो। बेसिकली बस इतना याद रखो, ये आरएनआर फंडिंग किससे रिलेटेड है? तो ये डिजास्टर से रिलेटेड है, दैट्स ऑल। इतना हमें डिटेल में जाके अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना। एंड देन फ्लड वॉच इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है 2.0 वर्जन ऑफ फ्लड वॉच इंडिया। ये है क्या? सो इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन जो 592 फ्लड मॉनिटरिंग स्टेशन को कवर करती है 150 मेजर रिजर्वायर्स के अलोंग। और ये जो फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन है ना, इसको डेवलप किसने किया? तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने यूज किया। ऑफ कोर्स मोबाइल फोन यूज किया जाएगा सो दैट they can disseminate information related to flood situation in the country up to 7 days in real time basis। तो इस तरह का अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो इट बिकम्स ईजियर। इसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी, जैसे सैटेलाइट से डेटा लिया जाएगा, मैथमेटिक मॉडलिंग की जाएगी और ऑफ कोर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ईडब्ल्यू फॉर ऑल का मतलब क्या है? आईएमडी के चीफ ने कहा है कि इंडिया हेल्प कर रहा है नेपाल, मालदीव, श्रीलंका वगैरह को डेवलप करने के लिए ईडब्ल्यूएस एज पार्ट ऑफ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव्स। हमारा एक अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये हेल्प की है इन कंट्रीज की, जो कि यूएन ने 2022 में अनाउंस किया था। ईडब्ल्यू फॉर ऑल जो है वो एम करता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हजार्डस वेदर या फिर वाटर या क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स। ये स्पीयर हेड हुआ है किसके द्वारा? बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर है एक्सरसाइज एकव्या। एक्सरसाइज एकव्य बस ये याद रखो कि जो हमारी एनडीएमए अथॉरिटी है ना और सदर्न कमांड इंडियन आर्मी की मिलकर ये लोग होस्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज एकव्य। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective is to improve disaster preparedness and foster strong collaboration. Among whom? Among the key stakeholders who are affected by these disaster management roles. Then organization in न्यूज में CDRI, जिसमें मैंने पहले ही बात की थी कि CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? Coalition for Disaster Resilient Infrastructure। इसकी जेनेसिस जो है वो इंडिया ने की थी 2019 के यूएन क्लाइमेट समिट में। इसमें 40 कंट्री और 7 ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स हमने ली है सीडीआरआई के थ्रू, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ से चाहो तो इसके रिपोर्ट्स ध्यान में रख सकते हो, जैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट रिपोर्ट। फिर ज्योग्राफी में एल नीनो और ला नीना देख लेते हैं। देखो नीनो और ला नीना में एक एनसो होता है। एल नीनो सदर ऑसिलेशन न्यूट्रल फेज। एनसो एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें चेंज हो जाता है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, और ये इरेगुलर साइकिल्स में 2 से 7 साल में होता है। एल नीनो वार्म फेज है और ला नीनो कोल्ड फेज है। दोनों एक्सट्रीम फेजेस होते हैं एनसो साइकिल के। ठीक है, पहले एल नीनो होगा फिर ला नीना होगा। और न्यूट्रल फेज में जो ट्रॉपिकल पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर होता है ना वो एवरेज के आसपास हो जाता है। एल नीनो की बात की जाए तो एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो कि आपको सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में दिखता है। इसमें क्या होता है ना, बहुत हीटअप हो जाती है आपकी ओशन, तब आपको एल नीनो दिखता है। और हीटअप होने की वजह से ये रेनफॉल सप्रेस कर देता है, इंडियन मानसून को रोक देता है, लेकिन साउथ अमेरिका में खूब सारी बारिश लेकर आता है। सिमिलरली ला नीना जो है उसको लिटिल गर्ल बोलते हैं। ये पीरियोडिक कूलिंग है
ओके, जैसे वो वार्मिंग थी, ये कूलिंग है ओशन सरफेस की, वही सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, और ये ऑपोजिट इफेक्ट करता है एल नीनो का, और ये दोनों जो है वो मानसून से रिलेटेड है। तो व्हाट इज बेटर फॉर अस? ला नीना इज बेटर फॉर अस, नॉट एल नीनो। नॉर्थ वेस्टर्न, तो देखो इंडिया ने सब अभी रिसेंटली वर्क करना स्टार्ट किया है टू डेवलप फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर्थ वेस्टर्स को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ से बात आती है व्हाट इज नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न लोकल विंड होते हैं जो थंडर स्टॉर्म लेकर आते हैं कहाँ पे? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एवरी समर। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि लोकल विंड्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स। नाम आपको बस यहाँ पे याद रखना है, जैसे बंगाल में लोकल विंड का नाम है काल बैसाखी, असम में बारदोली चीना, उसके अलावा लू आपने सुना होगा, ये आपको बिहार यूपी में दिखने को मिलता है। आंधी या काली आंधी जो है वो आपको दिखती है स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। मैंगो शावर आपको कर्नाटका केरला में दिखता है। ब्लॉसम फ्लावर आपको केरला में दिखता है, और एलिफेंटा जो है आपको मालाबार रीजन में दिखता है। लू जो है वो हॉट ड्राई विंड होती है, मई जून के टाइम में दिखती है, और इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो ये चाफ को सेपरेट करने में मदद करती है ग्रेन से, और समर में जो इंसेक्ट्स है उनका डिक्लाइन होता है। आंधी काली आंधी जो है वो पोल्यूशन लेकर आती है दिल्ली वाले रीजन में। मैंगो शावर, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू मैंगो, सो इट एड्स इन अर्ली ripening ऑफ मैंगो, एंड ब्लॉसम फ्लावर्स हेल्प इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर। एंड एलिफेंटा मार्क द एंड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अंडर सी फीचर्स इन इंडियन ओशन। Recently, Ashok Seamount, Chandragupta Ridge, or Kalpatru Ridge in the Indian Oceans have been approved by the International Hydrographic Organization and UNESCO's International Oceanographic Commission. So these structures are located along the southwest Indian ridge, and they were discovered by whom? They were discovered by National Center for Polar and Ocean Research. ये जो नेमिंग होती है ना अंडर सी फीचर की, ये टेरिटोरियल सी के आउटसाइड इंडिविजुअल्स और एजेंसी प्रपोज कर सकते हैं किसी अननेम्ड फीचर का नाम, और इसको आईएचओ की गाइडलाइन के अंदर फिर ये नाम दे दिया जाता है। ओके, तो इस बार भी आईएचओ ने ये 3 नाम एक्सेप्ट कर लिया, अशोक सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरू रिज। ठीक है, नेमिंग करने से पहले इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर प्रपोजल दिया जाता है, और फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। आईएचओ क्या है? तो आईएचओ इज इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 1921 में स्टैब्लिश होती है और यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करती है। और इंटर गवर्नमेंटल ओशनिक कमीशन 1961 में स्टैब्लिश होती है, और ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मरीन साइंसेस। वैसे जियो पार्क्स, यूनेस्को इंडोर्स कर रहा है 18 न्यू जियो पार्क टू ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। ठीक है, ये कुछ मेजर जियो पार्क्स अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हैं, जैसे कि पोलैंड में आपको एक्सटिंक्ट वोल्केनोज दिखते हैं, फिनलैंड में आपको क्रेटर लेक दिखते हैं, ब्राजील में आपको उबेरावा दिखता है। ओके, उबेरावा जो है वो लैंड ऑफ द जायंट्स भी इसको बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिक हेरिटेज है यहाँ पे। जियो पार्क नेटवर्क्स की बात की जाए तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में एस्टैब्लिश होती है। यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क्स की जेनेसिस जो है वो 1990 में हुई थी, और यूजीजीपी 2015 में बनता है। ओके, देन देयर आर टर्म्स that you saw in news like base flow. Base flow क्या है? It is a portion of stream flow that originates from groundwater discharge seeping into the stream or river. क्या होता है ना कि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज से कुछ स्ट्रीम फ्लो निकलता है और वो बाद में आपके रिवर में चला जाता है। यू शुड नो जस्ट इतना कि बेस फ्लो होता क्या है। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। वैसे इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स, तो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने क्या फाउंड किया, जब वोल्केनो इरप्ट करता है ना तो इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स बनते हैं। ये नॉर्मली आपको इक्वेटोरियल आयनोस्फेयर में दिखते हैं। ये डिप्लीशन होते हैं आयनोस्फेयर के प्लाज्मा डेंसिटी का, और इसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल बोल रहे हैं। और ये जो इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स है ना, ये इम्पैक्ट करते सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज को। फिर एटमॉस्फेरिक रिवर की बात की जाए तो इनको फ्लाइंग रिवर भी बोलते हैं। ये लॉन्ग नैरो रीजन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आउटसाइड द ट्रॉपिक एरिया। नेगेटिव लीप सेकंड की बात की जाए तो रिसर्चर्स ने क्या देखा है कि इंक्रीज हुई है आइस की मेल्टिंग में, जो कि डिले कर सकता है एडिंग नेगेटिव लीप सेकंड। नेगेटिव लीप सेकंड एक सेकंड होता है दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लॉक टू कीप देम अलाइन विद द अर्थ रोटेशन। जब अर्थ का रोटेशन होता है ना, देखो हमारी क्लॉक किस बेसिस पर टाइमिंग देती है, अर्थ के रोटेशन के बेसिस पे। तो नेगेटिव लीप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड माइनस कर देते हैं इस क्लॉक से ताकि अर्थ के रोटेशन को अलाइन रख सके। ओके, अभी तक हमने 27 पॉजिटिव लीप सेकंड्स लिए हैं और अभी तक कोई भी नेगेटिव लीप सेकंड नहीं लिया हमने। ठीक है,
देन जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे एक रेयर सेलेस्टियल फेनोमेना है। अगर आप लोग रील वगैरह देखते होगे तो भी आपने देखा होगा कि वहां पे बच्चे खड़े रहते हैं और इनकी कोई शैडो नहीं बनती, ऐसे गोला बना के खड़े रहते हैं। इसको जीरो शैडो डे बोलते हैं। ये कब होता है बस इतना ध्यान रख लो, जब सन परफेक्टली ओवरहेड होगा ना तो कोई शैडो नहीं बनेगा। ब्लू होल, रिसेंटली आपको मेक्सिको के चेतुमल बे में एक यूकेटन पेनिनसुला है, वहां पे आपको एक डीपेस्ट ब्लू होल मिला है वर्ल्ड का, जिसको तामजा ब्लू होल बोलते हैं। ब्लू होल बेसिकली एक होल होता है जो कि वाटर फिल्ड होता है, मतलब ओशन तो ऑलरेडी वाटर है, उसके अंदर भी एक होल है जिसके अंदर वाटर होता है, तो वाटर फिल्ड कैवर्न है। ये क्या है? वाटर फिल्ड कैवर्न, इसी को ब्लू होल बोल रहे हैं। उसके अलावा और भी आपको ब्लू होल्स दिखेंगे, जैसे ड्रैगन होल साउथ चाइना सी में है, ग्रेट ब्लू होल आपको बेलीजे में है, और दहाब ब्लू होल आपको इजिप्ट में दिखता है। फिर है हीट डोम। हीट डोम एक वेदर फिनोमेना है जहां पे एक रिज ऑफ हाई प्रेशर स्टक हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ये ट्रैप कर लेता है हॉट एयर को और एक्सपैंड करता है वर्टिकली। इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, जिसको इंडोस बोलते हैं, इंडिया और यूएस ने डिसाइड किया है कि वो रीएक्टिवेट करेंगे इंडोस को। दैट्स इट, इतना ही जानना जरूरी है। रिंग वोडाइट ओशन जो है, इसको जो रिसर्चर्स ने अनकवर किया है एक वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर को, उसको उन्होंने रिंग वोडाइट ओशन बोला है। ये बहुत दिन तक छुपा हुआ था अर्थ के मेंटल में, जो कि 700 किलोमीटर बीनीथ था सरफेस में। ठीक है, तो बस आप याद रखो कि मेंटल के बीनीथ में रिंग वोडाइट ओशन नाम का कोई सिस्टम है। अर्थ के मेंटल की बात की जाए तो साइंटिस्ट जो यूएस के वेसल के हैं जोइट्स रेजोल्यूशन के, उन्होंने ड्रिल किया है 1.2 किलोमीटर बिलो द अटलांटिक मासिफ, और इसे सप्रेस हो गया है पहले 201 मीटर से भी ज्यादा इन्होंने ड्रिल कर दिया है। ये ड्रिलिंग जो है वो इंटरनेशनल ओशन रिकवरी प्रोग्राम के अंदर हुई है और इंडिया भी इसका पार्टनर है। फिर है इकोस्टासी। इकोस्टासी फॉर्मेशन होती है न्यू टोपोलॉजिकल फीचर की, जैसे कि प्लेटू वगैरह, किसके थ्रू? इकोस्टासी के थ्रू। तो इकोस्टासी एक इक्विलिब्रियम है या फिर बैलेंस है बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। अर्थ का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बैलेंस है उसी को हम लोग इकोस्टासी बोलते हैं। इको नहीं, आई सो सॉरी, आइसोस्टासी। आइसोस्टासी। देखो, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके बाद रिसर्चर्स ने क्या देखा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी वीक हो रही है ड्यूरिंग एडीए कारण पीरियड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो अर्थ सराउंडेड है बाय इमेंस मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग अ रीजन कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर जो है हमारा ये अर्थ है, इसके आसपास आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिखती है एक रीजन में, जिसको मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। ये मैग्नेटोस्फीयर जो है वो जनरेट हो रही है अर्थ के आउटर कोर से बाय जियोडायनामो प्रोसेस। यहाँ पे कन्वेक्टिव एनर्जी जो कि हीट को मूव कराती है, स्लोली मूविंग मोल्टेन आयरन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में। तो मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल्स होते हैं, आपको पता ही है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ मैग्नेटिक पोल, दोनों की ऑपोजिट पोलैरिटी हो, जैसे कि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वैसे हमारे अर्थ में भी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड्स होती है दो पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल में। अभी क्या देखा जा रहा है कि जो फोर्स जनरेट हो रही है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, वो कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी चेंज हो रहा है। तो जो लोकेशन है ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ और साउथ पोल से ग्रेजुअली शिफ्ट कर रही है, और इवन कंप्लीटली फ्लिप भी कर रही है लोकेशन को अराउंड एवरी 3 लाख ईयर। ड्यू टू पोल रिवर्सल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रही है, बट पूरी तरह से डिसअपियर नहीं करेगी। ओके, वैसे कोल्ड लावा ध्यान में आपको रखना है। कोल्ड लावा जो है अभी रिसेंटली माउंट कलानाउ जो फिलीपीन में है वहां पे देखा गया है। कोल्ड लावा एक डेंस मिक्सचर होता है वॉल्केनिक मटेरियल डेब्री का ही, और ये जो है ना नाम है कोल्ड लावा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट इज हॉट बट इट इज नेम्ड कोल्ड लावा। वैसे हीट बजट ऑफ अर्थ, हीट बजट बेसिकली आप समझो तो एक बैलेंस होता है कि कितनी हीट आ रही है और कितनी हीट जा रही है, उसको हीट बजट बोलते हैं। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से बैलेंस नहीं हो रहा है। वैसे काला कड़कल जो है वो एक वेदर एजेंसीज ने सेंड किया लोकल अलर्ट through the coastal areas of Kerala and Tamil Nadu about possibility of कला कडल phenomena। कला कड़क जो फेनोमेना है ये एसेंशियली कोस्टल फ्लडिंग है, जो कि कहाँ होती है? प्री मानसून के टाइम में होती है या पोस्ट मानसून के टाइम में होती है हमारी साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। इसको स्वेल वेव्स भी बोलते हैं, और स्वेल वेव्स प्रोपेगेट करती है अलग अलग डायरेक्शन में। अब कुछ प्लेसेस इन न्यूज है, तो देखो आपको यहाँ पे कैसे पढ़ना है। आप क्या करोगे? आप मैप लेकर आओगे। मैप लेकर आप कैसे पढ़ोगे? सी, आई कैन रीड इट फॉर यू, एंड व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन लिसन टू मी एंड देन यू विल फॉरगेट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट आप मैप लेकर आओ,
मैप लेकर पहले एक को पढ़ो। जैसे सुबनसिरी नदी न्यूज में है, सुबनसिरी आपको पता है कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो आप क्या करोगे, मैप लोगे, वहां पे सुबनसिरी नदी जो है उसको आप वहां पे इस तरह से डिनोट करोगे। और फिर उसकी जितनी रिवर को आप पढ़ोगे ना, आपके लिए सबसे ज्यादा रिवर में इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी के नाम साइड में लिख लोगे, 2-3 भी लिख लोगे तो चलेगा, जैसे कमला, लारो, नाई। फिर है जिदाई रिवर। जिदाई रिवर जो है वो आपको कहाँ पे पता चले, ये भी अरुणाचल प्रदेश के पास है, तो ये भी आपको दिख जाएगा कि इसका फ्लो भी आपको यहाँ पे अरुणाचल पे, तो आप मैप लोगे वहां पे उसको डिनोट करोगे। सिमिलरली तीजू और जुकाई नदी आप देख रहे हो, तो कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नागालैंड वाले रीजन में दिख रहा है, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिकॉल कि नागालैंड कहाँ पे, तो उसको इस तरह से मैपिंग करोगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो श्रावस्ती नदी न्यूज में है, अभी श्रावस्ती नदी आपके कर्नाटक वाले रीजन में, तो आप देखो कर्नाटक में कहाँ है, वहां से आप इसको अंडरलाइन करो। फिर वही सिमिलरली ट्रिब्यूटरीज देखो, फिर पेरियार रिवर को देखो, केरला में है, उसको वहां पे डिनोट करो। नैयल रिवर जो है उसको देखो, उसको वहां पे डिनोट करो कि कहाँ पे है। चलो ठीक है, ये आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास है, तो यहाँ से आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप अदर प्लेसेस इन न्यूज में, जैसे इंडिया के और भी प्लेसेस इन न्यूज देखोगे, उमलिंगला आपको पता चल गया, चलो ठीक है, उमलिंगला कुछ एक आध फैक्ट पढ़ लो, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी दिखती है, और ये आपको कहाँ पर है, तो ये आपको ऊपर है, हिमाचल के पास है, आई एम सो सॉरी, ये आपको लद्दाख में है, राइट। तो इस तरह से आप इसको नोट करोगे। लिपू लेक भी न्यूज में था कुछ टाइम पे, तो लिपू लेक आपको दिख रहा है कि हाँ चलो ये उत्तराखंड के पास है। यहाँ से आप देख सकते हो कुछ पॉइंट कि यहाँ पे भूटियाज रहते हैं, यहाँ से आपको माउंट कैलाश दिख सकता है, राइट। और ये उत्तराखंड में और नेपाल में अभी रिसेंटली कुछ इश्यूज भी होते हैं इंडिया नेपाल के, तो लिपू लेक न्यूज में रहा था। फिर मुल्ला पेरियार डैम भी न्यूज में रहता है, अब ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में गई थी क्योंकि केरला और तमिलनाडु के बीच में लड़ाई चल रही है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। फिर प्रोमेनाड बीच जो है वो पुडुचेरी में है, राइट। ये जो है वो रेड हो चुका है प्लैंकटन क्रैश के वजह से, तो ये एक थोड़ी कुछ पिक्यूलर चीज हो जाती है, तो आपको प्रोमेनाड भी याद रखना है और ये प्लैंकटन क्रैश भी याद रखना है। फिर सियांग वैली आप देखोगे, ये अरुणाचल प्रदेश में लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी दिखता है, और यहाँ पे आपको ट्राइबल ग्रुप्स दिखते हैं जैसे नीशी आदि ट्राइब्स। फिर इंटरनेशनली अगर आप देखो तो कुछ वाटर बॉडीज न्यूज में थी, इसको इंटरनेशनली फिर आप एक वर्ल्ड मैप लेकर आओ, ठीक है। उरल रिवर को देखो, यूरल रिवर आपको कहाँ पे दिखता है, रशिया के पास दिखता है, ठीक है। यहाँ पे यूरोप की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, तो आप ये भी रिवाइज हो गया, चलो वोल्गा के बाद थर्ड लॉन्गेस्ट है। फिर एरएलसी को देखो, एरएलसी भी न्यूज में रहता है, ये ड्राई अप हो गया है, ठीक है। और इस वजह से आप फिर एरएलसी को मैप करोगे कहाँ पे है। फिर लेक तुर्काना को मैप करोगे, चलो ठीक है, लेक तुर्काना हमने देख लिया, लेक तुर्काना को मैप करते हैं। आपको अफ्रीका का ये 4th लार्जेस्ट लेक दिखता है, लेक तुर्काना, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट भी आपको यहाँ पे दिखता है, राइट। आरएलसी की बात की जाए तो आरएलसी कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, तो वो भी आप साइड में लिख सकते हो, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, राइट। तो इसको आप जैसे मैप में कर रहे हो तो मैपिंग करते करते साइड में ही लिख दो, है ना। और फिर जैसे तुर्काना है, तो तुर्काना आपके अफ्रीका में है, तो वो भी आप साइड में लिख दो कि हाँ चलो कीनिया इथोपिया के बीच में है, तो लिख देते हैं कीनिया एंड इथोपिया बिटवीन करके BW। इस तरह से आपको करना है। फिर लेक करीबा आपको दिख रहा है, चलो जम्बेजी नदी के पास है, जो जाम्बिया का इसका कुछ कनेक्शन है, तो लेक करीबा को मैप कर दो। पंतानाल वेटलैंड भी आपके न्यूज में थे, तो उसको भी डाल दो, ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में से एक है, तो बिकम्स इंपॉर्टेंट यूनेस्को रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। लेक कुआरी भी आपको दिख रहा है कि हाँ चलो इंपॉर्टेंट है, लेक कुआरी देख लेते हैं, मैप कर लेते हैं लेक कुआरी को। उसके बाद आप एक्सक्यूज मी, इसके बाद आप हम्बोल्ट ग्लेशियर को देखोगे। हम्बोल्ट ग्लेशियर भी अभी न्यूज में था, वेनेजुएला में है ये, और ये वेनेजुएला का लास्ट लेक था, राइट। अभी लेक कुआरी का अमेजोन से कनेक्शन है, तो बगल में लिख लो कि हाँ अमेजोन रिवर से इसका कनेक्शन है, क्योंकि अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है लेक कुआरी। वेनेजुएला का लास्ट ग्लेशियर है, तो वेनेजुएला के पास आप हम्बोल्ट देख ले रहे हो। फिर नाइल तो हमेशा ही न्यूज में रहता है, जितनी बार भी आप पढ़ो नाइल को, तो ऐसे भी पढ़ लेना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल की कितनी ट्रिब्यूटरीज है, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल क्या है, कहाँ पे मिलती है व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, नाइल को ही आपको टू रीड लिख देती हूँ, टू रीड। फिर सीएन नदी भी न्यूज में रहता है, पेरिस के मेयर ने यहाँ पे प्री ओलंपिक के वजह से क्लीनलीनेस ड्राइव किया था, फ्रांस की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है सीएन नदी।
फिर अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स भी देखते हैं। तो अफार ट्रायंगल, अफार ट्रायंगल आपको कहाँ पे दिखता है? तो अरेबिया सोमाली प्लेट्स के पास दिखता है। एटाकामा डेजर्ट कहाँ दिखता है? तो वैसे ही मैप लाकर आपको ये काम करना। माउंट इरूबस कहाँ दिखता है? आपको ये चीज ध्यान में रखनी। रॉस आइस शेल्फ आपको अंटार्कटिका में दिखता है। मर्क्यूरी आइलैंड न्यूज में था, तो चलो न्यूजीलैंड का कुछ कनेक्शन है जिसको मर्क्यूरी आइलैंड कह रहे हैं। अंटार्कटिका तो हमेशा न्यूज में रहता ही रहता है। कॉन्गो बेसिन भी आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, कॉन्गो बेसिन इज होम टू सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, राइट। फिर आपको कंट्रीज इन न्यूज में थोड़ी देख लेनी। तो ये तो चलो कंट्रीज इन न्यूज तो बहुत इजी है याद रखना कि आप कंट्रीज इन न्यूज में ज्यादा क्या ध्यान रखोगे? कैपिटल, कैपिटल को यहाँ पे ध्यान रखना है। पैनामा का कैपिटल क्या है? चाइना है, तो चाइना, चाइना क्यों न्यूज में था दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट इफ चाइना वाज इन न्यूज तो यू शुड नो इट्स कैपिटल फर्स्ट। सबसे पहले आपको यही याद रखना है। तो एक बार आप लोग इसको देख लोगे। फिर डिजास्टर रिलेटेड एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आइसलैंड में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वो कौन से वॉल्केनो का हुआ है वो ध्यान में रखना है। सूडान में अभी एक डैम कोलैप्स हुई है। तो यूपीएससी ना अब, पहले तो सिर्फ एरिया पूछती थी, अब ये रीजन भी पूछती कि व्हाइट वाज इन न्यूज। इंडिया में क्लाउड बर्स्ट देखा गया, अरुणाचल में, ताइवान में अर्थक्वेक देखी गई, फिलीपीन में ऑयल स्पिल देखा गया, इंडोनेशिया में माउंट रुआंग इरप्ट होता है, पापुआ न्यू गिनिया में मैसिव लैंडस्लाइड आती है, कीनिया में फ्लड्स आते हैं, जिम्बाब्वे में ड्रॉट आता है, नाइजीरिया में फ्लड आती है, ब्राजील में फ्लड आता है, बोलीविया में वाइल्ड फायर और स्पेन में फ्लड आता है। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज भी थोड़ा सा आप देख लोगे, इसके लिए भी आप मैप लाओगे, और जितने भी टाइगर रिजर्व्स न्यूज में है उसको आपको ये मैप बोल भी दूंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। यू गाइज हैव टू ब्रिंग अ मैप, यू गाइज हैव टू मैप इट बाय योरसेल्फ, तभी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो यही सारी चीजें जो जो न्यूज में है उसके बारे में दे रखा है, एक बार रीड कर लेना है आप लोगों ने कि कौन सी चीज कहाँ पे न्यूज में थी, उससे रिलेटेड क्या चीज थी न्यूज में, ये आप एक बार देख लोगे। फिर नेक्स्ट इज स्पीसीज इन न्यूज। देखो स्पीसीज इन न्यूज में कैसे पढ़ना है। स्पीसीज इन न्यूज में सबसे पहले तो आईयूसीएन स्टेटस देखना है, उसके अलावा हैबिटेट देखना है या फिर कोई पिक्यूलियर फीचर, जैसे ऑपरेशन भेड़िया ग्रे वुल्फ से रिलेटेड है। फिर रेड पैंडा अगर न्यूज में रहता है तो रेड पैंडा आपको दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जू का हमेशा नाम आता है रेड पैंडा। जब ये रेड पैंडा के भी आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बिहेवियरल साइंस जो है ना, बिहेवियरल साइंस जो है आजकल एनिमल्स की, वो पूछने लगी है यूपीएससी। तो रेड पांडा के बारे में कई बार पूछ देते हैं। रेड पांडा आर्बोरियल है, ट्री पे चढ़ सकती है, छोटी सी मैमल है, ठीक है। इनके बारे में, ये ब्रीड करते हैं पेयर में, क्रेपेस्क्यूलर है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम आपको दिखेंगे, सिक्किम का स्टेट एनिमल है, इस तरह से पढ़ना है। फिर उसके एशियाटिक लाइन का वही, पहले आप आईयूसीएन स्टेटस देखोगे, फिर आप देखोगे अच्छा गिर फॉरेस्ट से कनेक्शन है। चीता तो ऐसे भी चाहिए, चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट की वजह से फेमस हो चुका है, वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड लाइफ कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। उसके अंदर हम लोग एनटीसीए की मदद से, इस पे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नीलगिरी तार हमेशा न्यूज में रहता है, तमिलनाडु का है। और फिर वही क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होंगे उस पे आपको एक स्पेशल ध्यान देना है, ये आप स्टार मार्क कर लो। हुलॉक गिबन पे हम पढ़ चुके हैं, हुलॉक गिबन के बारे में। हुलॉक गिबन जो है वो एंडेमिक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। हुलॉक गिबन के बारे में एक्सप्लोरेशन हो रही है असम में। इबेरियन लिंक्स को भी आप थोड़ा सा देखोगे कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड हो चुका है टू वल्नरेबल, उसके अलावा इंडेंजर्ड फ्रॉम इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल हो गया है, मतलब बेटर कंडीशन में आया है। फिर एवियन स्पीशीज बर्ड्स आते हैं आजकल, यूपीएससी काफी पूछती है, जैसे जिप्स इंडिकस इंडियन वल्चर का नाम है। जर्डन क्यूरेसर जो है वो आपका एक विजुअली स्पॉटेड बर्ड है। तो ये ना बर्ड जब भी आए ना तो आपको नाम बस याद रखना है।
you guys.